जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम प्रश्न 13 से स्टार्ट करेंगे और बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 12 तक हो गए थे, 13 से स्टार्ट करना है। यह है प्रश्न 13। कॉपी कर लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है प्रश्न 13 में? कोई एफ एक्स दिया है। एफ एक्स का मतलब होता है फलन। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि फलन होता क्या है। यहाँ पे बस आप जान जाइए कि कोई एफ दिया है। हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं। ये कोई एफ दिया है, ठीक। और हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ एक्स प्लस वाई ये बराबर है, ठीक। ये हमें बराबर सिद्ध करना है दोनों को। चलिए कर देते हैं। एफ एक्स दिया है, पहले एफ वाई निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे हल एफ वाई। अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम y रख देंगे। cos x था, वहां पे हम y रख देंगे। माइनस साइन x था तो y रख देंगे 0। ठीक। साइन y cos y 0 1 0 0। ये एफ वाई हमें पता चल गया। अब हम एफ एक्स प्लस वाई भी निकाल लेते हैं। जहां जहां पर x था वहां वहां पर हम x प्लस वाई रख देंगे। तो cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1। फिर कॉस एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ भी 0। ठीक। एफ एक्स प्लस वाई भी निकाल लिए। अब हम एल एच एस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। एल एच एस में हमें निकालना क्या है? एफ एक्स और एफ वाई का गुणा। तो एफ एक्स है क्या? कॉस एक्स साइन एक्स 0। देख लीजिए एफ एक्स यही है, कॉस एक्स फिर साइन एक्स फिर 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये हो गया एफ एक्स। अब एफ वाई भी निकाल लेते हैं। पहले ही निकाल लिए हैं, अब लिखना है। एफ वाई क्या होगा? कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1। दोनों का गुणा कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें पता चल जाएगा। कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे, मतलब पहला पंक्ति ये हम लेंगे और पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई। थोड़ा हम इसे सही से लिखेंगे ताकि साफ साफ दिखे।
कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स का साइन वाई से करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, कॉस एक्स का माइनस साइन वाई, कॉस एक्स ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, थोड़ा दूर लिख देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तीसरे स्तंभ से करेंगे तो जीरो। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे, साइन एक्स का कॉस वाई के साथ में करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। फिर पहले स्तंभ से हो गया, अब दूसरे स्तंभ से करते हैं, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अब तीसरे स्तंभ से जब करेंगे तो जीरो। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो जब करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, और ये तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो एक आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ पे हम ब्रैकेट में फार्मूला को लिख देते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। फिर एक और फार्मूला होता है, ये रहा पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये दो फार्मूला का यूज यहाँ पे हो रहा है इसीलिए हम बता दिए। बाकी जब हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसका डिस्कस करेंगे, जितने भी फार्मूले होते हैं उसका डिस्कस होगा वहाँ पर। तो इसे देख लीजिए, क्या ये फार्मूला ही लिखा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये पहला वाला फार्मूला लिखा है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर इस वाले में अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, और फिर ये सेकंड फार्मूला ये भी बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, और ये कॉस एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला लिखा है।
अब आप ध्यान से देखिएगा, ये असल में लिखा है एफ एक्स प्लस वाई। ये जो लिखा है यहाँ पर, जो हाईलाइट किए पे फोकस कीजिएगा, ये पूरा देखिए और ये पूरा देखिए, क्या ये दोनों सेम है? तो हाँ सेम है, तो हमें यही प्रूव करना था, जो कि RHS के बराबर हो गया। यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया RH। ठीक, ये हमें दिखाना था, जो कि हम दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 14। ये बहुत आसान प्रश्न है। आपको दिखाना है कि इन दोनों का गुणा, यानी ये जो दो मैट्रिक्स है इनका गुणा बराबर नहीं है इन दोनों के गुणे के बराबर। तो दोनों का गुणा कर लेंगे और वो साफ साफ दिखेगा कि बराबर नहीं है, वही आंसर हो जाएगा अपना। तो करके देख लेते हैं। हम लिखेंगे हल। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है? 5, 6, -1, 7। इसका गुणा करना है 2, 3, 1 और 4। करते हैं गुणा। 5 को 2 से करेंगे 10, 10 में से फिर 3 घटा देंगे, 7 हो जाएगा। 5 को करेंगे 1 से 5, 5 में से 4 गया तो 1। 6 को 2 से करेंगे 12, 12 और 21, 21 और 12 का कितना हो जाएगा? 33। 6 को करेंगे 1 से 6 और 28, 28 और 6 34। ठीक। अब ये LHS आ गया। RHS क्या है? 2, 3, 1, 4। इसका गुणा करना है 5, 6, -1 और 7। 2 को 5 से करेंगे 10 और 6 16। 2 को -1 से करेंगे -1 और 7 6 15 और 6 को 4 से करेंगे 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा? 39। -3, 28, 28 में से 3 गया तो 25। अब LHS और RHS बराबर है तो नहीं बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ LHS बराबर नहीं है RHS के। सिंपल था। इसका सेकंड पार्ट भी दिया है, तो ये सेकंड पार्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। पिछले प्रश्न में जैसा ही करना है, दोनों का गुणा करेंगे इधर और दोनों का गुणा इधर करेंगे, और फिर बराबर नहीं आएगा और हम बता देंगे कि हाँ ये दोनों बराबर नहीं है। चलो
प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रश्न 15। क्या कह रहा है? एक आव्यूह ए दिया है हमें, ठीक, और हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i चाहिए। तो हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, लिखेंगे हल ए स्क्वायर कैसे निकलता है? ए का ए से ही गुणा कर देते हैं। तो ए क्या है अपना? 2, 2, 1, 0, 1 और -1, 1, 3, 0, ठीक। इसका गुणा कर देंगे 2, 2, 1, यानी कि ए से ही कर रहे हैं। 0, 1, -1, 1, 3, 0, करते हैं गुणा। 2 को 2 से करेंगे 4, फिर ये 0 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक। ये 0, ये भी 0, 1 को -1 से करेंगे तो -1, तीसरे स्तंभ से करते हैं 2, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये रहेगा 2। फिर अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। तो 4, 4 2 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 2 6 3 9, ठीक है। ये 0 1, 1 -3 -2, तीसरे स्तंभ से 2 और 3 5 हो जाएगा और फिर ये 0। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। तो 2 -2 0 और ये 0। फिर 1 को 0 से करेंगे 0, -1, -1 और ये 0 हो जाएगा, तो ये -1 ही रहेगा। 1 -3 -2, ये ए स्क्वायर आ गया अपना। अब हमें निकालना क्या है? ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर पहले लिखते हैं अपना जो आया है 5 9 0, माइनस का 1, माइनस का 2 और फिर से माइनस का 1, 2 5 -2 -5a। अब 5 का ए के सभी अवयवों से गुणा कर देंगे तो 5a आ जाएगा। तो ए के सभी अवयव से हम गुणा करके ही लिख रहे हैं। 5 का 2 से करेंगे तो 10, 5 का फिर से 2 से करेंगे तो 10, 5 का 1 से करेंगे तो 5, 0 से करेंगे तो 0, 5 -5, फिर 5 का 1 से करेंगे 5, 15 और फिर 0। ये आ गया 5a प्लस 6i। तो i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। तो 6 से जब करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। ये समक आव्यूह है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5, 5 -10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1। संगत अवयव को जोड़ और घटा रहे हैं, ठीक। 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 प्लस का 6, 1 आ जाएगा। माइनस का 1, माइनस का 0 और 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। 2 -5 -3, 9 -10 माइनस का 1,
-2 -5 -7 5 -15 -10। और ये दूसरे नंबर वाला थोड़ा गलत हो रहा है। -5 -2 -7 हुआ, -7 +6 -1 हो जाएगा। 5 -15 -10 0 -5 0 -5 -5 -1 +5 4 -2 +6 4। ये आ जाएगा अपना आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं बुक से, हमारे पास बुक है। ये क्वेश्चन 15 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न 16 को देखते हैं। प्रश्न 16 क्या है? इसमें एक अवयव ए दिया है हमें, और हमें ए क्यूब -6 a² हाईलाइट करते जाते हैं। ए क्यूब -6 a² +7 a +2 i बराबर 0 दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। आसान है, कर लेते हैं। ए क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a² निकालेंगे, यानी ए का ए से ही गुणा करना होता है a² में। 1 0 2 0 2 0 2 1 3। 2 1 3 गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, पहले एक का एक से करेंगे, एक हो जाएगा। 0 और ये 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर एक को 0, फिर 0 को 2 से 0 हो जाएगा, ये सभी 0 हो जाएंगे। एक को 2 से करेंगे 2, ये 0, और फिर 6 और 2 8 हो जाएगा। 0 0 और 2, तो ये 2 हो जाएगा। 4, फिर 2 और 3 5, 2 और 6 8, 0 0 और 0। 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 और फिर ये 0 हो जाएगा, और 6 नहीं 9, 9 और 4 13। ठीक, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करना है तो 4, फिर 0 और फिर 9, 9 4 13। ये आ गया a²। अब ए क्यूब निकाल लेते हैं। ए क्यूब, ए क्यूब कैसे निकलेगा? a² में जब हम ए का गुणा कर देंगे, a² अपना क्या आया है? 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इसमें हम किससे गुणा कर देंगे? ए से।
एक, जीरो, दो, जीरो, दो, जीरो, दो, एक, तीन। ये अपना एक क्यूब आ जाएगा। पहले गुणा करते हैं। 5 को 1 से करेंगे 5, और फिर ये जीरो, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 और 5 21 हो जाएगा। 5 को 0 से जीरो, जीरो, 8 को 0 से करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। 10, जीरो, 8 को करेंगे तो 24, और 24 और 10 34। 2, जीरो, 10, 10 और 2 12। फिर दूसरे स्तंभ से करते हैं। जीरो और 8, 8 हो जाएगा। 2 को 8 से करेंगे तो 16, नहीं नहीं, 2 को तीसरे स्तंभ से कर रहे हैं। 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 और 4 8 हो जाएगा। 8, और फिर 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 8 23। फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। पहले स्तंभ से करेंगे तो 8, जीरो, और 13 को 2 से करेंगे तो 26, 26 और 8 34। दूसरे स्तंभ से करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 8 को 2 से करेंगे तो 16, और 13 को 3 से करेंगे तो 39। तो 39 और 16 को जोड़ लेते हैं। ये 5 और कैरी 1, 55। ठीक, 39 और 8 और 2 16, ठीक है, सही है। ये आ गया अपना ए क्यूब। निकालना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर, फिर प्लस 7i, 7a प्लस 2i। ये हमें निकालना है। तो ए क्यूब क्या है अपना? 21 12, 21 12 34, जीरो, 8 जीरो, 34 23 और 55। ये हो गया ए क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर। तो ये जो हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये जो ए स्क्वायर है इसमें हम 6 से गुणा करके ही लिखेंगे, ताकि अच्छा लगे देखने में और कम स्टेप में भी हो जाएगा। तो 6 से ए स्क्वायर में गुणा करके लिखेंगे। 6 से 5 को करेंगे तो 30, फिर 12, 48, जीरो। कर रहे हैं डायरेक्ट हम, ध्यान से देखिएगा। ये -6 a स्क्वायर आ गया। फिर प्लस में 7a है, तो ए में 7 से गुणा करके लिखेंगे। तो पहले पंक्ति में हम 7 से गुणा करके लिखेंगे तो 7 0 14 आएगा। पहली पंक्ति देखिएगा, 7 0
14। फिर दूसरी पंक्ति में 0, 14 और 1 आएगा। 0, 14 और 1 आएगा। 1 नहीं, 7 आएगा। ठीक। तीसरी पंक्ति में 14, 0 और 21 आएगा। फिर प्लस में 2 आई है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा। ये रही अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। संगत अवयव को जोड़ेंगे और घटाएंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। 21, 21 माइनस 30, माइनस का 9, 7 और 2 प्लस का 9, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख दे रहे हैं। फिर 0 माइनस 0 माइनस प्लस 0 प्लस 0, सब 0 ही है, तो यहाँ पे 0। 34, यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, 34 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 इधर 6 उधर, 8 और 6 माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का 14 और प्लस का 14, क्या हो जाएगा? 0। ठीक। अब 12 माइनस 12, 0। 8 माइनस 24, 16, तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और 21 और 2 23, और ये माइनस का 23, ये भी 0। अब ये जो हमारा आया है, ये इसे शून्य आव्यूह कहते हैं, और राइट हैंड साइड में हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिएगा, ये राइट हैंड साइड में हमें यही सिद्ध करना था कि शून्य आव्यूह के बराबर है। तो हम ये किसके बराबर है? RHS के, यही लिख देंगे। हेंस प्रूफ। ठीक, ये अपना प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 16। और 17 को करते हैं। अभी हमें ए दिया है और आई दिया है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, और हमसे बोला गया है ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस 2 आई के। तो के का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, करते हैं हल। पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए का ए से गुणा करके। 3, 4 माइनस का 2, फिर से माइनस का 2। 3 का 3 से करेंगे 9, 9 माइनस 8 1। 3 का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 2। 4 का 3 से करेंगे 12, 12 माइनस 8, 4 हो जाएगा। 4 को माइनस 2 से करेंगे माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस का 4, माइनस का 4। ये आ गया ए स्क्वायर। और हमें
दिया क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर है के ए -2 i के। तो ए स्क्वायर हम पहले लिखते हैं, 1 4 -2 -4, ये बराबर है के का ए के सभी अवयव से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 के, 4 के, -2 के, -2 के, -2i। जब i में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2। सॉल्व करते हैं इसे, 1 4 -2 -4, ये बराबर है 3 के -2, संगत अवयव को घटा रहे हैं बस, -2 के, 4 के, और फिर -2 के, और फिर -2। ठीक, अब दो अवयव बराबर हैं, संगत अवयव की तुलना करेंगे और के का मान निकाल लेंगे। संगत अवयव की तुलना करके के का मान निकालना है। तो जब संगत अवयव की तुलना करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, -2 -2 के बराबर हो जाएगा, ये 4 4 के बराबर हो जाएगा, और ये माइनस, एक सेकंड, -4 -2 के बराबर हो जाएगा। बराबर रख देते हैं, 1 को बराबर रखेंगे 3 के -2, तो के बराबर 1 आ जाएगा। फिर -2 बराबर -2 के, यहाँ से भी के बराबर 1 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4 के, यहाँ से के बराबर 1 आ जाएगा। -4 इज इक्वल टू -2 के -2, यहाँ से भी के बराबर 1 आ जाएगा, यानी के का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये इतनी बार हम क्यों संगत अवयव को बराबर रखें, ताकि वेरीफाई हो सके कि हाँ हम जो के की वैल्यू निकाल रहे हैं वो सही है। तो के का मान क्या आ गया 1। ये रहा प्रश्न 17। प्रश्न 18 की तरफ पढ़ते हैं। ये है प्रश्न 18, देखते हैं इसे, एक सेकंड। प्रश्न 18 क्या है, यदि ए कोई आव्यूह दिया है हमें 0 -10 α/2, 10 α/2, 0, ठीक, तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए बराबर है आई माइनस ए का गुणा करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, नहीं अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो सिद्ध करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं सही से। पहले हम निकाल लेंगे
लेफ्ट हैंड साइड, हल लेफ्ट हैंड साइड, आई प्लस ए। आई क्या है? 1 0 0 1 प्लस ए क्या है? 0 -10 अल्फा बाई 2 प्लस का 10 अल्फा बाई 2 0। संगत अवयव को जोड़ लेंगे, देखते हैं क्या आता है। 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 -10 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2। ये LHS अपना निकल आया। अब RHS निकालते हैं। RHS निकालने के लिए पहले I माइनस ए निकालना होगा। तो RHS हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। I माइनस ए, फिर उसका गुणा करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, गुणा करते हैं। पहले हम I माइनस ए निकालेंगे, तो यहीं से निकाल रहे हैं, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं देखिएगा, ये है I और ये है ए, तो यहीं से I माइनस अल्फा निकाल लेंगे। हम घटाएंगे संगत अवयव को, एक में से 0 गया तो 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2, 0 -10 अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा -10 अल्फा बाई 2, 1 -0 1, ये 10 हम थोड़ा उधर लिख देते हैं, 10 अल्फा बाई 2। अब से फिर इसका गुणा करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई 2। दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस, सही है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -10 अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस हो जाएगा, तो 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। गुणा करते जाते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला का यूज होगा, जो कि हम लिखवा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर ऊपर हम लिखवा रहे हैं नोट करके, बाकी हम जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से इसके बारे में डिस्कस होगा।
कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, और साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 sin अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये दो फार्मूला है, अभी के लिए आप इसे याद कर लीजिए। बाकी जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक, अभी के लिए आप ये इसको याद कर लीजिए। कॉस अल्फा को हम क्या लिख देंगे फार्मूला के हिसाब से? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 प्लस साइन अल्फा को क्या लिख देंगे? 2 sin अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। और एक चीज लिख देते हैं, tan अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं, फिलहाल ये आप जानते होंगे लेकिन हम लिख दे रहे हैं, tan अल्फा बाई 2 को sin अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। अब tan अल्फा बाई 2 को हम क्या लिखेंगे? sin अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2। पहले हम इसे सही से ऐसे लिखते जाएंगे, फिर देखिएगा क्या होता है। माइनस लिखे, फिर साइन अल्फा को क्या लिख देंगे फार्मूले के हिसाब से? 2 sin अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। टेन अल्फा बाई 2 को हम क्या लिख देंगे? साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। फिर माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 प्लस 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। ठीक, अब tan अल्फा बाई 2 को फिर से हम लिख देंगे sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। अब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या क्या कट रहा है। यहाँ पर तो कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कट रहा है। अब हम जो सॉल्व किए हैं उसे लिख रहे हैं।
यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 बचेगा। और यहाँ पर हम्म, यहाँ पर हो जाएगा ये टेन अल्फा बाई 2, इसे टेन अल्फा बाई 2 ही लिखा रहने देते हैं। ठीक। ये दूसरे वाले को हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कहाँ कहाँ, ये देख लेते हैं। हम्म, एक सेकंड, इसे हम पहले थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, सही से फिर लिखेंगे। -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, अंदर गुणा कर देते हैं इसका, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2। तो ये एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। हाँ सही, ठीक है। अब हम इसे सही से लिखेंगे, लेकिन ध्यान से आप देखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अंदर हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक। बटे में कॉस अल्फा बाई 2, फिर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और ये जब अंदर गुणा करेंगे साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2, तो ये माइनस का टेन अल्फा बाई 2 हम लिख दे रहे हैं। ठीक। अब फिर से यहाँ से कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक कॉस से एक कॉस कट गया। फिर अब लिखा क्या है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये लिखा है प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यानी ये दोनों भी पूरा पूरा कट जाएगा। ये पूरा कट जाएगा इससे। ठीक। समझ में आया? ध्यान से देखिए। -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ भी लिखा है, और यहाँ पे लिखा है प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। अब तीसरे वाले को लिखते हैं, इसको भी अंदर गुणा कर देंगे। तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और माइनस का जब माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और फिर प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ भी बिल्कुल सेम वैसे ही कटेगा। एक कॉस से एक कॉस चला गया।
अब फिर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है -sin α/2 टू cos α/2, और यहाँ पर लिखा है +2 sin α/2 cos α/2। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, चौथे नंबर वाले को देखते हैं। ऊपर थोड़ा सा कट गया था तो ये हो जाएगा 2 sin² α/2 प्लस cos² 2 cos², 2 cos² α/2 -1। सॉल्व करते हैं। दोनों में से जब हम दो कॉमन ले लेंगे तो sin² α/2 प्लस cos² α/2 होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1। 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ से कट के केवल बचेगा -10 α/2। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और इधर बचेगा प्लस का 10 α/2, और यहाँ भी 2 जब कॉमन ले लेंगे तो sin² α/2 cos² α/2 हो जाएगा 1, तो 1 - 2 - 1 1 हो जाएगा फिर से। अब ये अपना लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड को ये हाईलाइट कर रहे हैं, देखिएगा इसके बराबर ये। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ LHS बराबर है RHS के। एंड प्रूफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 को कर लेते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए हैं। कोई व्यापार संघ है जिसके पास 30,000 रुपए हैं जो कि उसके कोष में है। ठीक है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करता है। मतलब उसके पास 30,000 रुपए हैं, वो दो भिन्न भिन्न, एक हिसाब से समझ लीजिए बांड कंपनियां समझ लीजिए आप, दो भिन्न भिन्न कंपनियों में वो निवेश करता है यानी देता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, इतना बात समझ में आया। प्रथम बांड पर 5% का ब्याज मिलता है, दूसरे बांड पर 7% का ब्याज मिलता है। आयव्यय के गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए 30,000 रुपए के कोष को दो बांडों के दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। कैसे कैसे दो बांडों में बांटा जाए, वो कितने कितने रुपए दोनों बांडों में दे दे जिससे उसे वार्षिक ब्याज 1800 मिले। ठीक, फिर सेकंड में कहा गया है कि 2000 मिले वार्षिक ब्याज। तो इसे हम करते हैं, करेंगे भी समझ में आ जाएगा। लिखेंगे हल। लिखेंगे माना
पहले बांड में निवेश, एक सेकंड, ये थोड़ा राइटिंग अजीब हो गई। हम्म, माना पहले बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए या धनराशि, जो भी, मान लेते हैं पहले बॉन्ड में एक्स रुपए वो दिया, दूसरे बॉन्ड में निवेश किए गए रुपए। अब 30,000 में से एक्स रुपए पहले बॉन्ड में दे दिए, तो बाकी बचे हुए दूसरे बॉन्ड में देगा। तो 30,000 माइनस एक्स, इतने रुपए वो दूसरे बॉन्ड में देगा। ठीक है। अगर पहले बॉन्ड से उसे 5% रुपए, 5% के ब्याज से वार्षिक ब्याज मिलता है, दूसरे बॉन्ड से 7% का वार्षिक ब्याज मिलता है, तो कितना कितना वो दे रुपए पहले बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड में, ताकि उसे 1800 ब्याज प्राप्त हो। तो करते हैं। 5% का मतलब होता है 5/100। ये पहले बॉन्ड के लिए, प्लस ये पहले बॉन्ड का हमें ब्याज मिल गया, फिर दूसरे बॉन्ड में 30,000 रुपये दिया, 30,000 रुपये माइनस एक्स रुपये दिए, और इसका 7%, इसका 7% मिला, यानी ये टोटल ब्याज होना चाहिए 1800। ये प्रश्न के हिसाब से है, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या मामला है, इसे हम आव्यूह के रूप में पहले लिख लेंगे। 5/100 आव्यूह के गुणा के रूप में लिखते हैं। 7/100 एक्स, और 30,000 माइनस एक्स, ये है इसकी कोटि 1/2 की, और ये 2/1 की। अब बनने वाले आव्यूह की कोटि क्या होगी, 1 और 1, तो 1/1 की होगी। तो बनने वाला आव्यूह हमें पहले से ही मालूम है, 1800। ये 1/1 का है, और इन दोनों का गुणा भी संभव है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर है, गुणा संभव है। अब जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5/100। ये तो बस करके दिखाना था, आव्यूह के रूप में लिखकर दिखाना था, इसीलिए हम इस तरह लिखे हैं। 7/100, 30,000 माइनस एक्स बराबर 18। संगत अवयव की फिर तुलना भी कर लिए हैं गुणा करके। तो ये जब हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 21, तो फिर 4 जीरो, माइनस 7x बटे में
तो 18। नेक्स्ट पेज पे करते हैं बाकी। क्या था? 5x + 21 4 जीरो -7x बटे में 100। अब 5x -7x माइनस का 2x 18 और 4 जीरो माइनस प्लस का 21 4 जीरो था उधर चला जाएगा माइनस का 21। ठीक, 4 जीरो लिख देंगे माइनस का 2x बराबर -30,000। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 15,000। यानी पहले बांड में कितना निवेश किया? 15,000। और दूसरे बांड में 30,000 माइनस 15,000 15,000, यानी दोनों बांडों में 15,000 उसने निवेश किया। तो पहले बांड में निवेश धनराशि 15,000, दूसरे बांड में निवेश धनराशि 30,000 माइनस एक्स था, तो एक्स के जगह पे हम रख देंगे 15,000, जो कि आ जाएगा 15। ठीक, ये अपना आंसर पहले पार्ट का आ गया। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या था कि 2,000 हो, इस बार उसका वार्षिक ब्याज 2,000 होना चाहिए। तो जहां जहां 1800 है वहां वहां 2,000 रख देंगे, इससे एक्स का मान निकल आएगा। करते हैं हल। माना पहले बांड में निवेश धनराशि एक्स, दूसरे बांड में निवेश धनराशि 30,000 माइनस एक्स। ठीक, अब इसको भी हम उसी तरह लिखते हैं। तो कितना धनराशि एक्स धनराशि पहले बांड में निवेश किया और पहले बांड में ब्याज कितना मिलता है? 5%। ये पहला ब्याज। दूसरे बांड में 30,000 माइनस एक्स निवेश किया और ब्याज कितना मिलता है? 7%। और इस बार वो चाहता है कि उसे 2,000 वार्षिक ब्याज मिले। ठीक, जैसे आव्यूह रूप में हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार से हम आव्यूह रूप में लिख ले लेंगे। लिखने के बाद संगत अवयव की तुलना कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। गुणा करेंगे और संगत अवयव की तुलना कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में
जहाँ पर यहाँ पे 30,000, जहाँ पे 1800 था और इसमें वही 2000, बस इतना ही अंतर। ठीक, करते हैं सॉल्व। 5x प्लस माइनस 7x, दो को गुणा कर देंगे 2000 से। ठीक, 2 लाख आ जाएगा। -2x बराबर 2 3 4 5 -1 2 3 4, ये आ जाएगा 10,000। वो भी माइनस का 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5,000। इस बार वो पहली कंपनी में 5,000 निवेश किया है और दूसरी कंपनी में 30,000 माइनस 5,000, 25,000। तो पहली पहले बॉन्ड में, जो बॉन्ड लिखा है तो बॉन्ड लिखते हैं। पहले बॉन्ड में निवेश धन 5,000, दूसरे बॉन्ड में निवेश धन 30,000 माइनस 5,000, 25,000। ये आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। सही है। ये अपना प्रश्न हो गया है। अब प्रश्न 30 पे चलते हैं। ये है प्रश्न 20। इसमें क्या है, पढ़ते हैं। किसी स्कूल की, हाईलाइट करते हैं साथ में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। एक दर्जन में कितने पुस्तकें होती हैं? 12 पुस्तकें। तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान के, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान के और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। यानी रसायन विज्ञान की एक बुक 80 रुपये की, भौतिक विज्ञान की एक बुक 60 रुपये की, अर्थशास्त्र की एक बुक 40 रुपये की है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, मान लीजिए, अच्छा ये अलग प्रश्न है, तो हम क्लियर कर देते हैं। इसे अभी कॉपी करना था। इसे हम इरेज कर देते हैं।
ये अगले पठन का है, लिखा है डिटेल। ठीक है। सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितना धनराशि मिलेगा, ये हमें बताना है। तो लिखते हैं, हल रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें, कुल कितने पुस्तकें हैं? 10 दर्जन बोला है, तो 10 × 12, 120 पुस्तक हो जाएंगी रसायन विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तकें 8 दर्जन, ये हो जाएगा 96। फिर 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकें 10 × 12, 120। अब रसायन विज्ञान की एक बुक कितने रुपए की है? 80 रुपए की। तो 120 बुक कितने की होगी? 120 × 80 प्लस भौतिक विज्ञान की एक बुक 60 रुपए की है, तो 96 बुक कितने की होगी? 96 × 60। अर्थशास्त्र की एक बुक 40 रुपए की है, तो 120 बुक कितने की होगी? अब ये टोटल हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना धन उसे मिलेगा बुक स्टोर को। तो हम इसे टोटल को एक्स मान लेते हैं। अब बोला क्या गया है प्रश्न में कि इसे आव्यूह के रूप में सॉल्व करके बताइए। तो आसान है, प्रश्न अनुसार हम इसे आव्यूह रूप में पहले लिख लेते हैं। एक सौ बीस, 96, फिर 120, 80, ध्यान 80, 60 और 40। ये इसकी कोटि है 1/3, तो इसकी है 3/1। ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए गुणा संभव है इनका। और बनने वाला आव्यूह इस कोटि का होगा, यानी 1/1 का। तो x जो है अपना, ये 1/1 का ही तो है। तो अब आव्यूह का गुणा करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। 120 × 80, 96 × 60, 120 × 40 बराबर x। गुणा करके जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। 8 को जब 12 से करेंगे तो 96, डबल जीरो। 96 को 6 से करेंगे, 6 को 6 से करें तो 36, 3 लगा हासिल। 6 को जब 9 से करेंगे तो 54, 54 और 3 57, 48, डबल जीरो।
जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 और 6 6 8 8 और 7 15 15 और 6 21 2 आया हाथ से। 6 और 5 11 11 और 9 20। ये कुल धनराशि हो गया जो दुकानदार को मिला है। ठीक, ये प्रश्न 20 था। आंसर चेक कर लेते हैं। सही है। लिख देते हैं। तो दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि ये अपना आंसर आ गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21 और 22 भी हमें कॉपी करना पड़ेगा। पहले 21 कर लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2/n, 3/k और 2/p, n/3 p/k कोटियों के आव्यूह, यानी एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आव्यूह है, उसकी कोटियां हमें दी है क्रमशः। नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 के सही उत्तर चुनिए। क्या है प्रश्न 21 में? ध्यान से देखिए। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा? तो हल लिखते हैं इसका। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यही तो है। अब मान लीजिए कोई अवयव ये पी है और हमें पी का कोटि क्या दिया है? पी का कोटि क्या है? पी पी बाई के, लिखते हैं इसे। पी का कोटि क्या है? पी बाई के। और वाई कोई अवयव है ऐसे, वाई का क्या कोटि है? 3/k, 3/k प्लस डब्ल्यू की कोटि क्या है? मान लो ये कोई अवयव डब्ल्यू, ठीक है। ये हम बीच में बड़े बड़े लेटर लिख देते हैं। ये कोई पी अवयव है, ये कोई वाई है, ये कोई डब्ल्यू है और ये कोई वाई है। अब डब्ल्यू की कोटि क्या है चौथे नंबर पर? तो चौथे नंबर पर क्या है? n/3। थोड़ा सा दूर लिख देते हैं ताकि कोटियां लिख दें साफ साफ। n/3। फिर y की कोटि क्या है? 3/k। अब आपको एक बात हम बोले कि कोई दो आव्यूह का गुणा तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है।
तो पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर। हाईलाइट किए हैं, ध्यान से देखिएगा इसे। ये दोनों बराबर होंगे यानी के बराबर हो जाएगा 3 के। यहाँ तक क्लियर? ठीक। तो के 3 के बराबर है, तो बी ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल। अब ए या सी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब p और y का गुणा करेंगे तो गुणा करने वाला आव्यूह जो रहेगा वो बनेगा p बाई k का, प्लस, और इसमें गुणा करने के बाद आव्यूह बनेगा n क्रॉस k का। अब k तो k के बराबर ही है भाई। भाई दो आव्यूह तभी जुड़ेगा जब जब उनकी कोटियां बराबर होती हैं। तो कोटियां बराबर हैं, बिल्कुल हैं। के बराबर है, तो जाहिर सी बात है p n के बराबर होगा तभी जुड़ेगा, क्योंकि अगर कोटियां बराबर नहीं होंगी तो आव्यूह जुड़ेगा ही नहीं, यानी p n के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा पहला कंडीशन और ये रहा दूसरा कंडीशन, p n के बराबर है। तो सी भी कैंसिल हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। के का मान 3 और पी एन के बराबर है। तो ऑप्शन ए राइट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 22। यदि n बराबर है p के तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटियां हैं। तो हम लिखते हैं हल 7x माइनस 5z। 7, ये मान लीजिए कोई x आव्यूह है, माइनस 5z, ये कोई z आव्यूह है। x की क्या कोटियां हैं देख लेते हैं पहले। कहाँ गया प्रश्न अपना? x की कोटियां हैं 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, x की कोटियां हैं 2 क्रॉस n, और z की कोटियां क्या है? z की है 2 क्रॉस p। 2 क्रॉस p। ठीक। तो जब अंदर 7 से गुणा कर देंगे तब भी कोटियां तो बदलेंगे ही नहीं। तो 2 क्रॉस n माइनस 2 क्रॉस p। ठीक। अब कोई दो आव्यूह तभी घटेंगे जब उनकी कोटियां बराबर होंगी, यानी यहाँ पर 2 तो 2 के बराबर है और n p के बराबर हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो कोई आव्यूह आएगा। एक निष्कर्ष तो यहाँ पे निकाल ही सकते हैं कि n बराबर p के है, ये चीज। ठीक। अब कोई आव्यूह आएगा सॉल्व करने के बाद, उसकी कोटियां या तो
2 क्रॉस n होगा, या फिर n और p जब बराबर हैं तो 2 क्रॉस p भी हो सकता है। तो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p। तो 2 क्रॉस p तो ऑप्शन में है नहीं, 2 क्रॉस n अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। हम इसे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आंसर अपना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी सही है। तो अपना प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। और आपका जो होमवर्क रहेगा, रफ में आप प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट 3.2 को कंप्लीट आप निकाल लेंगे। कंप्लीट आप रफ में निकाल लेंगे, जिससे आपका रिवीजन होता चला जाएगा। अगर आप नहीं निकाल लेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप रेगुलर जो होमवर्क दिया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। आप होमवर्क वाला काम करते जाएंगे तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। तो हो सकती है क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन चलिए अपना प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो गया। जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।